हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BHIE 143 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। और दिसंबर 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, उसको मैंने सॉल्व किया है आज। और एग्ज़ाम है आपका 26 तारीख को। तो उसी के लिए ये वीडियो है। अगर आप इसके बाद भी देख रहे हैं तो भी ये वीडियो गोल्डन होने वाली है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बाद में भी ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होने वाले होते हैं। ठीक है, मैं उन्हीं को कराता हूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाए, आपको पूरी बुक भी ना पढ़नी पड़े और आपका काम भी हो जाए। वैसे ज़्यादा जो है ना, जैसे कि बुक पढ़ना अच्छी चीज़ है, आप पढ़ो कोई बात नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है, मान के चलिए 1 दिन का टाइम आपके पास है, कैसे पढ़ोगे पूरी बुक को? तो उससे अच्छा आप PYQ देख लो, थोड़ा-सा हेल्प मिलती है आपको, ठीक है? तो ये आंसर्स हैं, मैंने काफ़ी सारे आंसर्स लिख दिए हैं वैसे, पर मैं आपको पहले आपका क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना है, आप लोग को लगेगा कि गलत करा रहे हैं या जो भी है। ये क्वेश्चन पेपर है आपका, ठीक है? आपका सब्जेक्ट कोड है। और ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है आपका दिसंबर 2024 का है ये। आपको जून 2025 का क्वेश्चन पेपर लिख के आएगा वहाँ पे। पर्यावरण का इतिहास आपकी बुक का नाम है। 100 मार्क्स, 3 घंटे, 5 क्वेश्चन्स आपको करने हैं। 4 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन्स आपको करने होते हैं, 400 वर्ड्स के आपको ईच में आंसर लिखने होते हैं, ठीक है? तो ये पहला क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको, मैं ये कराऊँगा आपको। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है? इसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, वीडियोज़ और आ जाएँगी। पर डिमांड ये है कि 2000 व्यूज़ होने चाहिए एक वीडियो पे, ठीक है? तो आएँगी। सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, पर्यावरणीय इतिहास जो है, ये एक शब्द है, इसको आपको परिभाषित करना है, ठीक है? एक शब्द को परिभाषित करना है और फिर पर्यावरणीय न्याय के बारे में आपको बताना है कि क्या होता है, ठीक है? एक शब्द है पर्यावरणीय इतिहास, इसको आपको परिभाषित करना है और फिर पर्यावरणीय न्याय का क्या मतलब होता है, ये आपको बताना है। सबसे पहले हम इतिहास की बात कर लेते हैं कि पर्यावरणीय इतिहास का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो ऐसी शाखा जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच के जटिल संबंधों का अध्ययन करती है। मतलब शुरू से हम कैसे अपनी एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं, इसका अध्ययन जो है पर्यावरणीय इतिहास में किया जाता है। ठीक है? कि भाई हमारी जो पीढ़ियाँ थी, जो हमारी बेसिकली जनरेशंस जो पीछे जो छूट गई है, जो पास्ट में हमारे जो पूर्वज थे जिसको हम बोलते हैं, उनका हमारे एनवायरनमेंट के साथ कैसा संबंध था, उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है? इसके अंदर। और ये इस बात पर जोर देता है कि प्रकृति ने मानव गतिविधियों को कैसे प्रभावित किया होगा। यानी कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो कैसे प्रभावित की हमारा जो नेचर था उसने हमें कैसे बदला, ठीक है? और मनुष्य ने नेचर को कैसे बदला, ये सब इसमें पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? पहले तो एनवायरनमेंट ने हमें चीज़ों में बदलाव किया कि भाई जैसे हम रहते थे, है ना? उसमें बदलाव किए गए, हमें फर्नीचर मिला, फर्नीचर दिया और बहुत सारी चीज़ें जो है उपभोग करने के लिए वो हमें एनवायरनमेंट से मिली। फिर हमने एनवायरनमेंट को इतने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, मिसयूज़ किया कि आज एनवायरनमेंट ने ग्लोबल वार्मिंग दिखाई है। समुद्री स्तर का जो जल बढ़ाव जो बढ़ा हुआ है वो दिखाया है, ठीक है? इसमें क्या होता है, मानव और जो प्रकृति है में अंतर्क्रिया के अध्ययन यहाँ पे आपको मिलता है करने के लिए। यानी कि हम लोगों का और जो एनवायरनमेंट है इसके बीच में जो एक तरीके से एक्टिविटी जो चलती है ना, हमारा एनवायरनमेंट से कुछ लेना, उसको वापस देना, इसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है? ये केवल मनुष्य पर प्रकृति का प्रभाव देखता है। मतलब कि जो मनुष्य जैसे कि हम लोग हैं ना, तो हम पे जो एनवायरनमेंट है इसका प्रभाव सिर्फ़ यही नहीं देखता है। ये भी देखता है इस अध्ययन में कि मनुष्य ने प्रकृति को क्या दिया, क्या लिया, ठीक है? यानी कि हम लोगों ने एनवायरनमेंट के साथ कितना गलत किया, ये भी आपको इसमें पढ़ने को मिलता है। इसमें जो है सिर्फ़ कोई एक टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलते हैं। आपको इसमें ज्योग्राफी पढ़ने को मिलती है, आपको इसमें इकोसिस्टम पढ़ने को मिलता है, आपको इकोनॉमी पढ़ने को मिलती है, आपको एनवायरनमेंट और सामाजिक विज्ञान जो है, ये पढ़ने को मिलता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को लेकर कितने सेंसिबल है, कितने क्या है, ये सब हम इसमें पढ़ पाते हैं। तो ये हो गई परिभाषा। अब हम बात करते हैं पर्यावरणीय न्याय के बारे में, ठीक है? कि इसका मतलब क्या होता है? तो पर्यावरणीय न्याय का मतलब होता है, सभी जीव-जंतु, लिंग जो भी है, उसको एनवायरनमेंट से स्वच्छ पानी, वातावरण में रहने का जो अधिकार है, उसको हम बोलते हैं पर्यावरणीय न्याय। यानी कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति होगा, अब मैं हूँ, आप हो, हम किसी भी लिंग के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी की भी जाति के, नस्ल के, ठीक है? हम सभी को एनवायरनमेंट में रहने का अधिकार है। हमें उसमें जो हवा जो सबको मिलती है, वो हमें लेने का अधिकार है। इसी को बोलते हैं पर्यावरणीय न्याय, ठीक है? इसका मतलब और भी बड़ा होता है, अभी मैं समझाऊँगा आपको। मूल विचार क्या है इसके अंदर कि भई पर्यावरणीय लाभों का और पर्यावरणीय बोझ का वितरण सभी में बराबर हो। कहने का मतलब
कि भाई जो पर्यावरणीय लाभ यानी कि जैसे कि स्वच्छ हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, एकदम साफ पानी हो, स्वच्छ हवा हो, हरियाली हो, ये पर्यावरणीय लाभ है जो हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं। और जो बोझ मतलब ग्लोबल वार्मिंग, हीट वेव्स, पॉल्यूशंस और ये भी जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सबको बराबर बाँटना। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एग्ज़ाम्पल भी लिखा हुआ है और समझाने के लिए कि जैसे कि अमीर जो लोग होते हैं ना, इन लोगों को ना तो गर्मी का एहसास होता है क्योंकि एसी में रहते हैं, ठीक है? और ना ही ग्लोबल वार्मिंग का, ना ही हीट का, ना ही किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन का इनको सामना करना पड़ता है। कौन करता है सामना? हम जैसे लोग, मिडल क्लास, गरीब। तो ये जो है ना, ये एक तरीके से असमानता है। पर्यावरण न्याय का मतलब होना चाहिए कि सभी को ये चीज़ें जो है समान मिले। अगर इन क्योंकि पॉल्यूशन सिर्फ़ हम ही लोग थोड़ी ना फैला रहे हैं, पॉल्यूशन तो अमीर लोग भी फैलाते हैं, तो उनको भी उस चीज़ को बराबर जो है बाँटा जाए। पॉल्यूशन मिले तो उनको भी मिले, ग्लोबल वार्मिंग जो है उनको भी महसूस हो कि ग गर्मी है, क्योंकि वो तो एसी में रहते हैं तो उनको पता नहीं चलता, तो ये भी उस उनके लिए बराबर होना चाहिए। यानी कि जो बाँटना है, वो सभी के लिए समान होना चाहिए। इसको बोलते हैं पर्यावरणीय न्याय, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला हो गया हमारा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो इसलिए जल्दी-जल्दी करा रहा हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन है शिकारी और संग्रहकर्ता का। बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन सिर्फ़ यही है इसके अंदर कि जो शिकारी और जो संग्रहकर्ता है, वो उसका मतलब क्या होता है? अगर आपको ये पता है तो आप नोट लिखोगे या कोई भी जो भी पूछेगा वो बता पाएँगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि शिकारी क्या है, संग्रहकर्ता क्या है, तो आप कैसे बता पाएँगे? तो जैसे कि नाम से थोड़ा बहुत पता चल ही जाएगा, आप कुछ ना कुछ तो कहानी बना ही देंगे। पर फिर भी एक जनरल नॉलेज के लिए और एग्ज़ाम में अगर दोबारा क्वेश्चन पूछता है ये, तो आप इज़िली इसको बता पाएँगे कि जो शिकारी या संग्रहकर्ता है, ये एक ही चीज़ है। एक सामाजिक जो है, एक मानव समाज है जो कि मतलब हमारी तरह जो हमारे पूर्वज हैं उनकी बात कर रहा है ये। क्योंकि हमारे पूर्वज क्या करते थे कि चीज़ों को जो एनवायरनमेंट से जो मिली है, कंद-मूल, फल-फ्रूट जो भी मिलते थे उसको इकट्ठा करते थे, उसको बोलते हैं संग्रहकर्ता। यानी कि जो कलेक्शन करता है ना चीज़ों का, उसको। शिकारी मतलब हंटर, यानी कि जो शिकार करता है, जानवरों को मार के खाता है, उसको बोलते हैं। यानी कि जो हमारे पूर्वज थे वो 2 ही काम करते थे, या तो वो शिकारी थे या तो वो संग्रहकर्ता थे। क्योंकि एग्रीकल्चर तो था नहीं उस समय कि भाई कृषि करके वो कुछ उगा ले और उसको खा ले, नहीं। तो इसीलिए शिकारी और संग्रहकर्ता साथ में मिले-जुली चीज़ें हैं। ये कृषि जब शुरू नहीं की थी, उससे 10,000 साल पहले की बात है। ये जो ये पूछ रहा है ना, ये शब्द जो इस्तेमाल किया गया है शिकारी, संग्रहकर्ता, ये हमारे पूर्वज हैं जो कि होमो सेपियंस जिनको हम बोलते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? थोड़े एडवांस बोल सकते हो आप, जो भी आपका मन करे आप कह दो। शिकारी, संग्रहकर्ता मतलब जहाँ पे कृषि नहीं हुई थी, तो वो होमो सेपियंस मैं बोलूँगा उनको डायरेक्टली, ठीक है? बाकी कोई भी और शब्द हो सकता है। साइंटिफिक नाम तो बहुत सारे रखे हुए हैं, आप कहाँ-कहाँ तक याद रखेंगे। विशेषताओं की बात करें तो ये हो गया एक चीज़ कि हमने समझ लिया कि क्या होता है। विशेषताओं में आप समझ जाएँगे कि क्या होता है कि भोजन प्राप्त जो है उसका जो तरीका होता है वो शिकार करना या संग्रह कर सकते हैं उन चीज़ों को। इसकी एक पहली विशेषता ये हो गई। सेकंड, ये खानाबदोश होते हैं। खानाबदोश मतलब कि घुमक्कड़ जो है वो होते हैं। एक जगह जो शिकार है वो खत्म हो गया तो कहीं और चले गए, ठीक है? अब कहीं और रुक गए, जाके देखा कि भाई वहाँ पे काफ़ी फल-फ्रूट भी है, कंद-मूल वगैरह सब कुछ अच्छी मात्रा में, तो वहाँ पे रुक गए, वहाँ पे शिकार वगैरह भी किया, वो सब भी खाया और फिर देखा कि खत्म हो गया, फिर वहाँ से चल दिए। तो ये तरीका जो है खानाबदोश इनको बोलते हैं। साधन और तकनीक जो है वो भी थी इनके पास। तकनीक से मेरा मतलब ये नहीं कि वो लैपटॉप चला रहे हैं, नहीं, उस समय जो लोग थे वो तकनीक से उनका मतलब है कि डंडियों से और जो पत्थर है उससे भाला बना रहे हैं, खुर्ची बना रहे हैं, है ना? और जो बेसिकली मछली पकड़ने के लिए हाथी के दाँत का इस्तेमाल करके, जानवरों के दाँत का इस्तेमाल करके एक टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है मछली पकड़ने का यंत्र बना रहे हैं, ठीक है? काटा जो उसको बोलते हैं। उसके अलावा छोटे समूह होते थे ये लोग, यानी कि 10 से 30 या 50 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होते थे, ठीक है? समूह के रूप में बहुत छोटे-छोटे समुदाय थे, ग्रुप्स थे। और समानतावादी समाज, यानी कि सभी लोग समान थे, किसी भी प्रकार का जाति भेदभाव ऐसा कुछ भी नहीं था। पर्यावरण का गहरा ज्ञान था इन लोगों को, सब चीज़ यानी कि जो भी औषधि वगैरह है, तो दवाई कहाँ से मिलती होगी, तो ये लोग जानते थे कि भाई इस पेड़ में ये ख़ासियत है, अगर हम इसको खाते हैं तो हमारे अंदर ये जो बीमारी है ये दूर हो सकती है। तो ये औषधि का ज्ञान भी था इनको, तो इसलिए पर्यावरण के बारे में जानकारी थी। बारिश होने से पहले ही पता चल जाता था कि भाई बारिश होने वाली है, तो ये जो है प्रकृति का ज्ञान बोलते हैं इसको। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन में जल और झीलों के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो जल और जीवन, तो मतलब इंडिया जो है आपको पता है ना जल से कितना संबंधित है, हमारा जो मतलब एक तरीके से हमारी कल्चर जुड़ा हुआ है, हमारा रिलीजन जुड़ा हुआ है जल से, पानी से। और ऐसे ही झील से जुड़ा हुआ है, मानसरोवर झील, ठीक है?
बहुत सारी झीलें हैं जिससे एक तरीके से धार्मिक महत्व होता है उसका हमारे जीवन में, और एक शांति का प्रतीक होती है। जो पानी है ना वो शांति का प्रतीक है, झीलें जो आप शांति का प्रतीक है। ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहा है कि क्या है इसका महत्व क्या है। मैंने पहले बताया कि जल का महत्व क्या होता है। तो जल मतलब जीवन का अधिकार, मतलब जल जो है ना उसको एक तरीके से एक ह्यूमन का दर्जा मिला हुआ है कि वो जीवित है। चलना मतलब जल क्यों? क्योंकि जो नदियाँ हैं वो बहती हैं, तो वो इसका ऐसा हम बताते हैं कि जल जीवन है ना? तो इसीलिए उसको एक जीवन का दर्जा मिला हुआ है कि अगर जल खत्म हो गया तो जीवन भी खत्म हो जाएगा। सर्जन और पोषण, यानी कि जो जल है हमें सब कुछ प्रदान करता है। हमें जीवन भी देता है, हमारे अंदर जो पोषक तत्व है उसको भी पूरी करता है। तो जल से इतना इम्पोर्टेंस हमारे लिए हो जाता है। उसके अलावा पवित्र और शुद्ध, यानी कि गंगा जल जो है वो हमारे लिए पवित्र है एक तरीके से, है ना? औषधि गुण होते हैं जल के अंदर, काफ़ी सारी दवाइयों के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि गंगा जल है तो अगर आप जैसे कि पेड़-पौधे कुछ जैसे कि सूख जाते हैं ना, तो अगर आप उस पे गंगा जल छिड़कते हो तो वो बिल फिर दोबारा से उनमें जान पड़ जाती है, तो ये औषधि गुण भी होते हैं। प्रतीकात्मक महत्व, यानी कि एक प्रकार से आपके अंदर एक चेतना पैदा होती है अपने कल्चर को लेके, अपने एनवायरनमेंट को लेके, शांति पैदा होती है अपने दिमाग में, अपने दिल में, है ना? जब भी आप लोग जैसे कि हरिद्वार वगैरह जाते हो, तो नहाते हो वहाँ पे जाके, तो मतलब क्या है इसका? आपके अंदर शांति पैदा होती है, एक शक्ति का संचार होता है, ठीक है? चेतना पैदा होती है अपने कल्चर को लेके, अपने रिलीजन को लेके, तो ये सब है, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जल को गंदा करें। मैं देखता हूँ हरिद्वार में कि जो लोग हैं ना वहाँ पे गंदगी फेंकते हैं ले जाके, कूड़ा वगैरह, जैसे कि कोई पिन्नी जो है पॉलीथीन वगैरह उसमें पड़ी मतलब तैर रही हैं। तो बहुत ही बुरा लगता है देख के कि हमारा एक पवित्र स्थान है, उसको लोग इतनी गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, गंदा करते हैं उसको। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पवित्र स्थान है, हमें जाना चाहिए उन जगहों पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कूड़ा-कचरा ना फैलाएँ, नहीं? वो हमारा धार्मिक तरीके से वो चीज़ों को जो है गलत तरीके से लेके जाता है। हमारे जो बाहर से विज़िटर्स आते हैं वो उनको देख के वो लोग कहते होंगे कि देखो यहाँ पे वैसे तो ये नदियों को पूजते हैं, लेकिन अब देखो उनका ध्यान भी नहीं रख रहे हैं नदियों का। तो ये चीज़ है। झीलों का जो महत्व है ये भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि तीर्थ स्थल के रूप में आप देखते हो कि पुष्प झील है राजस्थान में, मानसरोवर झील है तिब्बत में। ठीक है, आत्मचिंतन का एक ध्यान केंद्रित करने का एक ज़रिया होता है। झील के आस-पास बैठ के आप जो है मन लगा सकते हो, अपना ध्यान लगा सकते हो, तो आपको शांति मिलती है। ठीक है, अपने आने वाले फ्यूचर को आप देख पाते हो। सांस्कृतिक महत्व होता है हमारी झीलों का, पौराणिक कहानियों में आप झीलों के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हो। तो ये सारी झीलों के जो है महत्व है और जल के महत्व है। सेकंड क्वेश्चन है आपका जलवायु परिवर्तन और मानव प्रवास। अब देखो ये जो जलवायु परिवर्तन मतलब होता है इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसका मतलब आप समझते हो ना कि भाई जो पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, जो लोग जहाँ पे पता चल रहा है लोग रहते हैं तो वो स्थापित होके जो है कहीं और माइग्रेशन करके किसी और राज्य में कहीं और जो है चले जाते हैं। सिर्फ राज्य में नहीं होता ये, किसी और देश में भी पहुँच जाते हैं वो। अब कैसे होता है ये सब हम इसको पढ़ेंगे इसमें। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा लाइन जो है इंट्रो के रूप में लिख दी है, आप इसको पढ़ लेना ख़ास करके, ठीक है? जलवायु परिवर्तन के कारण मानव प्रवास, हाँ, इसमें क्या है, एक होता है अचानक होने वाला जो है घटना, जैसे कि बाढ़ आ गई, तूफान आ गए, गर्मी हो गई, बारिश हो गई, ये हो गया अचानक। ठीक है कि भाई बाढ़ आ गई एकदम से, ठीक है, बहुत तेज वर्षा हुई और बाढ़ आ गई, या चक्रवात आया और बाढ़ हो गई। तो इसकी वजह से क्या होता है, अचानक प्रवासन होता है लोगों का, मतलब लोग एकदम से उस जगह से भागते हैं कि भाई जान बचाओ जल्दी से। तो इसको बोलते हैं अचानक प्रवासन, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग से ये क्यों होता है, देखो सब कुछ बदल रहा है। वर्षा का पैटर्न चेंज कर दिया हम लोगों ने इतना गर्मी बढ़ा के, है ना? जहाँ पे वर्षा नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पे वर्षा हो रही है, जितनी होनी चाहिए थी उतने से ज़्यादा हो रही है, कहीं पे तो जो होती थी वो होती भी नहीं है अब। तो मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा जो है डिसबैलेंस हो गया है एनवायरनमेंट पे। तूफान बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, बारिश का मतलब बहुत बुरा हाल है। कहीं पे इतनी ज़्यादा होती है, कहीं पे होती ही नहीं है। ठीक है, पहले होती थी बारिश, पहले भी बहुत बारिश होती थी, लेकिन एक पैटर्न था। एक जैसे कि डेली के बेसिस पे कुछ कुछ परसेंट बारिश हो रही है, फिर अगले दिन हो रही है, फिर उसके अगले दिन हो रही है, मतलब महीने तक जो है वर्षा होती थी, तो उससे जो है मौसम ठंडा रहता था, एक एक बैलेंस था। लेकिन आज एक ही दिन में सारी बारिश हो जा रही है, तो बाढ़ आ जा रही है एक तरीके से, तो ये प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं। ये अचानक होने वाली चीज़ें होती हैं, एक होती है धीमी-धीमी होने वाली, जैसे कि सूखा जो पड़ रहा है अभी, है ना? खेती जो है
तो खेती की वजह से भी कुछ लोग माइग्रेशन करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे खेती नहीं हो पा रही है, अब कहीं न कहीं तो हमें रोज़गार पकड़ना पड़ेगा ना, तो इसलिए दिल्ली आ गए, वहाँ पे कोई फैक्ट्री में काम करने लगे। तो ये क्या है, इसकी वजह से भी जो है रोज़गार छिनता है लोगों का और फिर वो कहीं और जाके अपना रोज़गार ढूँढते हैं। कोई भी कुछ भी करेगा, अब रोज़गार पाने के लिए भूख तो सबको मिटानी है। उसके अलावा मरुस्थलीकरण जो है वो होता है चीज़ों का। कुछ जगह पे जहाँ पे बारिश पड़ती थी अभी, वहाँ पे बारिश पड़ना बंद हो गई है, हो ही नहीं रही है बारिश, तो मरुस्थल बन गया, वहाँ पे सूखा पड़ गया है ना? और वर्षा पैटर्न में बदलाव, ये जो है ना, वर्षा पैटर्न में जो बदलाव आते हैं वो बहुत ही धीमी-धीमी गति से होता है। एकदम से नहीं होता कि भाई बदल गया सब कुछ। और जैसे कि समुद्री स्थल जो होते हैं ना, जैसे कि हमारा ये भारत वाला जो इलाका है, ये समुद्री एरिया है, इसमें पता चल रहा है बाढ़ आ गई, ये पूरा विस्थापित जो है लोग हैं वहाँ पे होना पड़ रहा है। केरला में अचानक ऐसी जो है चीज़ें होती रहती है। वर्षा बहुत ज़्यादा हो गई, जो जो समुद्र है उसका स्तर बढ़ गया है, तो उसकी वजह से लोग जो है वहाँ पे काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो जाती है और लोगों को वहाँ से भागना पड़ जाता है। नॉर्मली उनके घरों में पानी भर जाता है, रहने में दिक्कत आती है, काम भी नहीं कर पाते हैं। उसका प्रभाव क्या पड़ता है? आंतरिक विस्थापन भी होता है इसमें, यानी कि राज्य से एक दूसरे राज्य में, किसी एक क्षेत्र से किसी और क्षेत्र में जान बचाने के लिए बंदा भागता है। सीमा पार प्रवासन होता है। सीमा पार मतलब, सीमा से पार मतलब मेरा मतलब है कि कोई देश जैसे कि श्रीलंका, ठीक है? अब श्रीलंका को मान लो, तो पता चल रहा है श्रीलंका पूरा पानी में डूब गया, ठीक है? अब चारों तरफ से पानी भर गया। अब लोग क्या करेंगे जान बचाने के लिए वहाँ से भाई ऑब्वियसली माइग्रेशन करेंगे, इंडिया में आएँगे या किसी और कंट्री में जाएँगे, तो ये होगा। उसके अलावा आजीविका का नुकसान होता है इससे, है ना? अब जो काम जो बंदा कर रहा है जिस स्थान पे, उसकी आजीविका छिन जाएगी, उससे रोज़गार नहीं मिल पाएगा उसको फिर बाद में। बढ़ती भीड़ताओं का मतलब होता है स्वास्थ्य समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, गंदगी फैल जाएगी वहाँ पे, ठीक है? खाद्य समस्या बढ़ जाती है, खाने के लिए खाना नहीं होता है, अब कैसे हो पाएगा? बाढ़ आ रही है एक जगह पे सूखा पड़ रहा है, तो कृषि कैसे हो पाएगी, ठीक है? और एजुकेशन जो है फिर नहीं मिल पाती है बच्चों को। ये सारी चीज़ जो है इसके प्रभाव है, वैसे और भी हो सकता है, पर मैंने अभी आपको ध्यान में रखते हुए कि आपने शायद नहीं पढ़ा होगा तो मैंने कम ही लिखा है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें अब मैं लिख दूँगा तो आपको याद नहीं रह पाएँगी, समझो बात को। भारत में प्रवास भारत में क्या होता है इसका कि भई भारत का जो कृषि प्रधान होना भारत के लिए थोड़ा-सा जो है घातक होता है, क्योंकि भारत में कृषि जो है बहुत सारे लोग करते हैं, तो सूखा पड़ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी तो फिर लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं बचेगा ना, उनके पास रोज़गार नहीं रहेगा, फिर वो क्या करेंगे? भागेंगे वो कोई अपनी जगह को छोड़ के फिर पैसा कमाने के लिए, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है भारत के अंदर। पॉलिसी नहीं है हम इंडिया में ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई है अभी सरकार ने। विभिन्न प्रकार का विस्थापन जो है होना पड़ता है, यानी कि जैसे कि कुछ लोग तो समुद्र के किनारे पे रहते हैं, जैसे गोवा वगैरह के क्षेत्र हैं, ठीक है? और आपका तमिलनाडु है, अपना केरला है, तो इन जगहों से लोग विस्थापित होना पड़ता है उनको, ठीक है? और इस मतलब बाढ़ की वजह से कुछ लोगों को सूखे की वजह से अपनी जगह को छोड़ के भागना पड़ता है, कुछ लोगों को अ, हीट वेव की वजह से अपने देश को, अपने राज्य को छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये भी जो है एक विस्थापन का अलग-अलग कारण है भारत में, और भी हो सकते हैं। सजेशंस में क्या बोलूँ कि अडॉप्टेशन हमें करना चाहिए चीज़ों को लेके, स्ट्रैटेजीज़ अपनाई जाए कि भई अगर जैसे कि फसल है ना, बहुत सारी अब तो मॉडिफाइड फसलें आ रही हैं। आप सूखे को भी झेलने के लिए फसल आ रही है, अगर बाढ़ आ गई तो उसके लिए भी फसलें हैं इंडिया में, बनाई जा रही हैं, तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हमें जो है मिलना चाहिए चीज़ों को लेके, क्योंकि सिर्फ़ हमारा ही नहीं है वो, पूरी दुनिया के लिए घातक है। पुनर्वास जो है उसको बढ़ाया जाए, यानी कि जो लोग जहाँ पे रह रहे थे उनको दोबारा से वहाँ पे बसाया जाए और दोबारा से वहाँ पे एक इंडस्ट्री शुरू की जाए और वहाँ पे पेड़-पौधे लगाए जाएँ अच्छी मात्रा में, वहाँ पे एनवायरनमेंट का ख़्याल रखा जाए, सारी चीज़ें की जाए। पेड़-पौधे वही मैंने बताया आपको, कानूनी ढाँचा जो है वो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाए, ताकि हम लोग जो है उसको फ़ॉलो करें। जैसे कि पेड़-पौधे ना काटना, उसके लिए पॉलिसी अगर कोई काटता है तो उसको फांसी की सज़ा या ऐसे मतलब जो भी हो सकता है, फांसी तो बहुत बड़ी हो गई। तो मतलब कुछ खतरनाक सज़ा जो होती है जिसकी कुछ जुर्माना लगा दिया जाए उस व्यक्ति पे, तो ऐसी जो है हम कर सकते हैं चीज़ों के अंदर। तो आशा करता हूँ मुझे कि वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मुझे बताएँ आपको क्या करना है। अपनी और ऐसी वीडियोज़ और लाने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अपने एग्ज़ाम डेट के साथ में आपका सब्जेक्ट कोड आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं कि वीडियो आपके एग्ज़ाम से पहले आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।